तो ये आज से हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट करने वाले हैं। पहला पार्ट है सॉलिड्स का इसमें। सो वील डू सॉलिड्स पहले और उसके बाद फिर बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। सो properties of bulk matter, solids. The property of the body by virtue of which it tends to regain its original size and shape when applied force is removed is called elasticity, and the deformation caused is known as elastic deformation. तो तुम लोगों का ना जो सिलेबस सीबीएसई का है, सीबीएसई का सिलेबस बहुत हद तक इस सॉलिड्स में कम कर दिया गया है। इसमें 4 ही चीज पूछी जाएगी तुम्हें। मैं बता दूंगा क्या क्या चीज पूछी जाएगी। बेसिकली तुमको एक ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा जाएगा, उसमें यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस वगैरह है। और जस्ट अ सेकंड, तुम लोग से बाकी सारा चीज हटा दिया गया है। इलास्टिक बिहेवियर, शेयर्स, मॉड्यूलस, पॉइजंस रेशियो, इलास्टिक एनर्जी हटा दिया गया है। जो तुम्हारे इसमें सिलेबस में स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है, हुक्स लॉ, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, यही 4 चीज। ठीक है। वैसे हमें सब करा है, तुम्हें सब करा, एज इन पॉइजन रेशियो। तुम्हारा सारा है, ये पूरा तुम्हारा है। ये आईसीएससी आईएससी वाले बच्चों को पूरा ही चैप्टर पढ़ना है, तो हम लोग को ऐसे भी पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो वाई, बिकॉज सी इन्होंने बोल दिया हुक्स लॉ और ये रहेगा यंग। जब इलास्टिसिटी क्या होता है यही नहीं पता है तो हुक्स लॉ पढ़ के क्या करोगे? मतलब यू विल नॉट अंडरस्टैंड बेसिकली, so the story will remain incomplete, and that's why what I'll do, I'll just do it थोड़ा तेजी से, faster. Why? Because these are all theory things. तो जितना तुम लोग याद करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। जहाँ समझाने की चीज होगी वहाँ ऑब्वियसली स्लो जाएंगे, बट जहाँ पे याद करने वाली चीज है उसको आई जस्ट गो थ्रू फास्टर। जहाँ पे समझ नहीं आए वहाँ पे रोक लेना, मुझे वहाँ पे बोल देना कि सर नहीं समझ में आया, हम समझा देंगे। ठीक है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल पे देख रहे हैं, कंपटीशन लेवल पे, तो ये सब चैप्टर से बहुत ही मिनिमल क्वेश्चन ही आता है। मतलब जितना जो वो पोर्शन सीबीएसई के सिलेबस में उसी पे ज्यादा न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, यंग्स मॉड्यूलस पे और स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जो होता है उन सब पे। थियोरेटिकल क्वेश्चंस तो कम ही पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है ये चैप्टर। चलिए, so property of body by virtue of which it tends to regain its original size and shape when applied force is removed is called elasticity, and the deformation caused is known as elastic deformation. So basically जब आप एक ऑब्जेक्ट को उसको डिफॉर्म करते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, तो वापस जब ये अपना शेप रीगेन कर लेता है, इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है। Now, elastic behavior of solids can be understood by taking the microscopic nature of solid body. Accordingly, a solid body is composed of atoms or molecules. तो elastic behavior को समझते कैसे हैं? मतलब अगर आप माइक्रोस्कोपिक नेचर आप सॉलिड बॉडी का देखोगे तो सारे सॉलिड बॉडी जो है एक आप लोग इनफैक्ट केमिस्ट्री में 12th क्लास में है मेरे ख्याल से, सॉलिड्स 12th क्लास में है केमिस्ट्री में, जिसमें 11th क्लास में तुम लोग पढ़े हो क्या? वो जो एंगल वगैरह होता है, लैटिस वगैरह होता है, ये सब पढ़े हो क्या तुम लोग केमिस्ट्री में? सर नहीं सर, आई मतलब उस लेवल पे आई थिंक 12th में है वो चैप्टर। अच्छा अच्छा, तो वो चैप्टर में सारा चीज बताया हुआ है कि कैसे मॉलिक्यूल्स जो है 3 डायमेंशनल शेप लेकर रखते हैं। सो इलास्टिक बिहेवियर, जैसे तुम लोग पढ़े होगे कि CH4 टेट्राहेड्रल शेप का होता है ना? पढ़े हो ना? यस सर। तो वैसे ही डिफरेंट, जैसे NaCl है वो लैटिस, क्रिस्टल लैटिस बनाता है, क्यूबिकल लैटिस बनाता है। So elastic behavior of solids can be understood by taking the microscopic nature of solid body, कि atoms कैसे, molecules कैसे जुड़े हुए हैं आप एक दूसरे से। Accordingly, a solid body is composed of atoms or molecules, where each atom or molecule is surrounded by other atoms or molecules.
these atoms or molecules are bonded together by interatomic or intermolecular forces and stay in stable equilibrium position. So इस तरह का लैटिस बनता है. मान लो तुमने कई सारे बॉल्स को स्प्रिंग से अटैच कर दिया है. अब इसको अगर थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाओगे, मान लो तुम इधर से इसको पुल करते हो, तो ये शेप डिफॉर्म होगा, बट जैसे ही तुम पुलिंग फोर्स को छोड़ोगे तो स्प्रिंग बिकॉज उसको वापस अपनी जगह पे खींचेगा, तो ये फिर से इस क्यूबिकल शेप में आ जाएगा. So this can be visualized by taking a model of spring ball system, model of spring ball system as shown in the figure. Here the balls represent the atoms or molecules and the spring represent the interatomic or intermolecular forces. In this system, if any ball is displaced a little from its equilibrium position, the springs attached to the ball will either be stretched or compressed. अगर तुम एक बॉल को मूव करते हो यहाँ पर से इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हो, तो जब इधर डिस्प्लेस करोगे तो ये जो स्प्रिंग है ये डिफॉर्म होगा और ये स्ट्रेच होएगा, और अगर इधर मूव करोगे तो ये सारे स्प्रिंग्स जो हैं ये कंप्रेस हो जाएंगे. तो आइदर स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड. ड्यू टू इट द रीस्टोरिंग फोर्स विल कम इनटू प्ले इन द स्प्रिंग्स एंड दे विल ब्रिंग द बॉल बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. तो इस डिफॉर्मेशन के वजह से there will be a restoring force which will bring back the balls back to its position. Now some terms related to elasticity. First is deforming force. So if a force applied on a body produces a change in the normal position, so if a force applied on a body brings a change in the normal position of the molecules of the body, which results in a change in the configuration of the body, either in length, volume or shape, then the force applied is called deforming force. Thus, a deforming force is one which when applied changes the configuration of the body. तो ये जो deforming force है, this is that force which when applied changes the configuration of the body. आपने deforming force लगाया तो उसका शेप चेंज कर जाएगा उस बॉडी का, इस फोर्स को जिसकी वजह से उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर जाए, बॉडी का शेप चेंज कर जाए, उस फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं. इलास्टिसिटी, the property of the body to regain its original configuration, length, volume or shape when the deforming force are removed is called elasticity. So that property of the body which helps an object to regain its shape, regain its original configuration, if you have removed, once you have removed the deforming force. तो deforming force लगाया तो उसका shape deform हो गया. अब जब हम लोगों ने उसको वापस छोड़ दिया, deforming force को remove कर दिया, तब वो अपना जो शेप रीगेन करता है, इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं. अब परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होगा? अ बॉडी विच रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इमीडिएटली एंड कंप्लीटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. मतलब जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया वो तुरंत ही अपना शेप वापस ले ले, और दूसरा इट इमीडिएटली regain its original configuration and also ठीक है, and completely, immediately and completely का मतलब वापस से सेम शेप आ जाए, कोई डिफॉर्मेशन ना रहे उसमें, परमानेंट डिफॉर्मेशन. Quartz and phosphor bronze are example of nearly perfectly elastic bodies. So quartz and phosphor bronze are example of bodies which are nearly perfectly elastic. देखो 100% तो perfectly elastic कोई body होगा नहीं. So almost 100% में quartz और phosphor bronze आता है. Now perfectly plastic body क्या है कि एक बार डिफॉर्म करके छोड़ा तो वो वापस वैसे शेप ले ही नहीं पाया, मतलब वो ऑब्जेक्ट परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है. ऐसे ऑब्जेक्ट को परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कहते हैं. So a body which does not regain its original configuration at all, okay, on the removal of deforming force, howsoever small the deforming force may be, is called perfectly plastic body.
चाहे कितना भी छोटा डिफॉर्मिंग फोर्स हो, एक बार जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के डिफॉर्म कर लिया ऑब्जेक्ट को, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, वापस अपना शेप नहीं रीगेन करेगा। ऐसे ऑब्जेक्ट को परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। पुट्टी मड एंड पैराफिन वैक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नियरली प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो ये जो पैराफिन वैक्स है या फिर पुट्टी मड है, इसको जब आप परमानेंटली डिफॉर्म, मतलब जब आप थोड़ा भी फोर्स लगा के डिफॉर्म करते हो तो वो परमानेंटली ही डिफॉर्म कर जाता है, वापस अपना शेप नहीं लेता है। नाउ स्ट्रेस। So when a deforming force is applied on the body, it changes the configuration of the body by changing the normal positions of the molecules or atoms of the body. As a result, an internal restoring force comes into play, which tends to bring the body back to its initial configuration. तो जब आप deforming force लगा के एक ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करते हो, उसके मॉलिक्यूल्स को या उसके कन्फिगरेशन को नॉर्मल से, उसके मॉलिक्यूल्स को नॉर्मल पोजीशन से रिमूव कर देते हो, हटा देते हो, एज अ रिजल्ट उसमें इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग। जैसे ही आप मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस करोगे उसके ओरिजिनल पोजीशन से, उसमें एक इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करना शुरू करेगा, और वो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस अपना शेप ले लेता है। तो इस प्रोसेस को बेसिकली this process is due to elasticity, right, as we have studied. Now this internal restoring force acting per unit area of a deformed body is called stress. तो ये जो internal restoring force है acting per unit area of a deformed body is called stress. So restoring force divided by area is stress. So स्ट्रेस का डेफिनेशन हो गया एक्सटर्नल रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। नाउ यूनिट ऑफ स्ट्रेस देखो, फोर्स बाय एरिया है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा, जैसा कि हम लोग, और पास्कल लिख सकते हो जैसा प्रेशर में होता है। एंड इन सीजीएस सिस्टम इट इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस इज ml-1 t-2। भाई फोर्स का होता है ml-t-2 और एरिया का एल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ml-1 t-2। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Now types of stress. So पहला type of stress है normal stress. So when a deforming force acts normally over an area of a body, then the internal restoring force set up per unit area of the body is called normal stress. तो deforming force per unit area, ये force act हो रहा है per unit area is called, of a body is called normal stress. Now normal stress can be subdivided into following categories. तो normal stress को हम लोग ये categories में divide कर रहे हैं। पहला tensile stress. So if there is an increase in the length or extension of the body in the direction of force applied, the stress setup is called tensile stress. मतलब लेंथ के अलोंग जब हम लोग फोर्स लगा के डिफॉर्म जो करते हैं, लेंथ के अलोंग, लेंथ के अलोंग जो उसमें इंक्रीज हो रहा है, फोर्स लगाने से लेंथ के अलोंग उसमें जो चेंज आ रहा है, उस स्ट्रेस को बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं. So when a solid cylinder is stressed by two equal forces applied normal to its cross-sectional area, the restoring force per unit area in the body is called tensile stress. तो F ये दोनों तरफ लगा रहे हैं, उसके वजह से किसमें चेंज आया, ये डेल्टा एल, लेंथ के अलोंग चेंज आया. तो इंक्रीज इन लेंथ और एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी, राइट. सो यहाँ पे जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उससे डिक्रीज इन लेंथ हो रहा है, कंप्रेस हो जा रहा है, यहाँ पे स्ट्रेच हो जा रहा है, यहाँ कंप्रेस हो जा रहा है, डेल्टा. So when a solid cylinder is stressed by two equal forces applied normal to its cross-sectional area, the restoring force per unit area in the body is called tensile stress. Second, compressive stress. So if there is a decrease in length of the wire or compression of the body,
due to force applied, the stress setup is called compressive stress. So when a solid cylinder is compressed under the action of two equal forces, तो ये जो है यहाँ पे compressive stress, यहाँ पे tensile stress. जब length increase करता है वो tensile stress, और जब length decrease करेगा उसको compressive stress. Now, when a solid cylinder is compressed under the action of two equal forces applied normal to its cross-sectional area, then the restoring force per unit area in the body is called compressive stress. Note that tensile or compressive stress can be termed as longitudinal stress as well. तो ये जो दोनों नॉर्मल स्ट्रेस जो हम लोग बोल रहे हैं, इनको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहते हैं, क्योंकि लेंथ के अलोंग इसमें चेंज आ रहा है इसके लेंथ में. सो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोलते हैं. ठीक है, सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी हम लोग बोलेंगे. टू टाइप्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया, एक टेंसाइल स्ट्रेस, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस. ठीक है, तीसरा है hydraulic stress. So when a solid body undergoes a change in volume without any change in its geometrical shape on applying the force perpendicular to every point on the surface of the body, then the restoring force per unit area in the body is called hydraulic stress. So hydraulic stress is generally possible when a solid spherical body is placed in a fluid under high pressure. तो ये देखो, ये एग्जाम्पल है हाइड्रोलिक स्ट्रेस का. ठीक है, सो ये दो, एक ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेस, ये हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेस, और ये हो गया हाइड्रोलिक स्ट्रेस. तो शेप सेम रहता है. मान लो ये अगर स्फेरिकल शेप का है तो इधर अंदर भी स्फेरिकल शेप का ही रहेगा वंस द साइज हैज बीन चेंज्ड, है ना. बट इसका जो साइज है वो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा. ऐसे स्ट्रेस को हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहते हैं. नाउ टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस. तो पहला था हम लोग का जो फर्स्ट वाला था वो नॉर्मल स्ट्रेस था, या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी उसको कहते हैं, और दूसरा है टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस. So tangential or shearing stress, so when a deforming force acts tangentially to the surface of a body produces a change in the shape of the body without any change in volume. तो shape change करता है without any change in volume, then the stress set up in the body is called tangential stress. So if a tangential force F applied on the top face of area A, देखो ये area A है, इसके top face पे हम लोग एक टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं जो कि टॉप पे लग रहा है. सो इफ अ टेंजेंशियल फोर्स F applied on the top face of area A of a cubical body whose bottom face is rigidly fixed, ये फिक्स्ड फेस है तो ये मूव नहीं करेगा, बस ऊपर वाला सरफेस ऐसे मूव करेगा और ये बेंड हो जाएगा इस तरह से. changes the shape of the cubical body without changing its volume. तो यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो F by A होता है. नोट दैट स्ट्रेस इज अ स्केलर क्वांटिटी एज स्ट्रेस इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, दिस इज योर स्ट्रेस. Now strain पे आते हैं. So when a deforming force is applied on a body, there is a change in the configuration of body. The body is said to be strained or deformed. तो जब भी देखो स्ट्रेस क्या है, ये स्ट्रेस का मतलब जिसके वजह से there is a deformation, और strain क्या है, जो deformation है उसको हम लोग strain कहते हैं. So when a deforming force is applied on a body, there is a change in the configuration of the body. The body is said to be strained or deformed. ठीक है, तो वो जो configuration change करता है, लेंथ के हिसाब से चेंज करे, वॉल्यूम के हिसाब से चेंज करे, तो
वो जो चेंज है उसको स्ट्रेन हम बोलेंगे. The ratio of change in configuration to the original configuration is called strain. तो change in configuration divided by original configuration. तो ये जो strain है, this is defined as change in configuration divided by original configuration. Now types of strain. As the change in configuration involves a change either in length, volume or shape of the body, hence the strain is of three type. भाई जब भी तुम फोर्स लगाओगे या तो किसी चीज का लेंथ चेंज करेगा, या उसका वॉल्यूम चेंज करेगा, या फिर उसका शेप चेंज करेगा. ठीक है, तो जब लेंथ चेंज करता है ऐसे स्ट्रेन को लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं. जैसे वो एग्जाम्पल था जिसमें कि हम लोग सिलेंडर को बाहर की तरफ पुल कर रहे थे टेंसाइल स्ट्रेस से, तो वहां पे लेंथ सिलेंडर का चेंज कर रहा था. सो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन लेंथ अलोन, the strain produced in the body is called longitudinal strain or tensile strain. It is defined as follows: longitudinal strain is change in length divided by original length. तो ये रेशियो बताता है either in length, volume और shape, और रेशियो बताएगा आपको. कभी भी जो स्ट्रेन है वो आपको रेशियो बताएगा. एक सेकंड. So longitudinal strain, if the deforming force produces a change in length alone, the strain produced in the body is called longitudinal strain or tensile strain. It is defined as longitudinal strain, that is change in length by original length, delta L by L. तो जो change in length है divided by original length will give you longitudinal strain. दूसरा है volumetric strain. So if the deforming force produces a change in volume alone, the strain produced in the body is called volumetric strain. ठीक है, तो जो डिफॉर्मिंग फोर्स है जो कि वॉल्यूम में चेंज लाता है उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं. इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम. तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा? डेल्टा वी बाय वी. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल बाय एल. उसके बाद है shearing strain. So if the deforming force produces a change in the shape of the body, तो हम लोगों ने तीन तरीके का स्ट्रेन देखा था. लेंथ के अलोंग चेंज, वॉल्यूम में चेंज, या शेप में चेंज. लेंथ में जो चेंज होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम में चेंज होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और शेप में चेंज होगा तो उसको shearing strain कहते हैं. So if the deforming force produces a change in the shape of the body without changing its volume, the strain produced is called shearing strain. It is defined as angle in radian through which a plane perpendicular to the fixed surface of the cubical body, gets turned under the effect of tangential force. So consider a cubical body as shown in the figure. Its lower surface ABCD is fixed and the tangential surface F is applied on top surface EPGH. Let the vertical planes AHED and BCPG be laterally shifted to a position AH'-E'-D and BCP'-G'-D. So respectively through an angle theta where HA H' is theta, let HA is L H'. तो ये देखो, ये समझ लो यहाँ पर से. ठीक है, सो ये जो हम लोग चेंज, मतलब हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं टॉप सरफेस पे, उसके वजह से ये जो सरफेस है डेल्टा एल से आगे निकल गया. राइट, ई एच जो है ई डैश एच डैश पे पहुंच गया और ये भी ऐसे है ना. ये जो है फिक्स्ड फेस है, इसको हम लोग फिक्स कर रखे हैं, ये मूव नहीं कर रहे. तो ये जो ऊपर वाला सरफेस है थीटा एंगल से नीचे वाले सरफेस के रेस्पेक्ट से आगे मूव कर गया. ये इसको लेंथ एल मानते हैं और ये डेल्टा एल. ठीक है,
अब सिंस HAH' इज L, तुम शेयरिंग स्ट्रेन थीटा देखोगे, देखो डेल्टा L से आगे मूव किया है, ये L है और ये एंगल थीटा से गया, तो थीटा इज इक्वल टू, मतलब बेसिकली L इज इक्वल टू R थीटा होता है, तो L by R थीटा इज इक्वल टू L by R मीन्स डेल्टा L by L हो जाएगा थीटा यहाँ शेयरिंग स्ट्रेन. So thus the shearing strain is also defined as the ratio of displacement of a surface under a tangential force to the perpendicular distance of the displaced surface from the fixed surface. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे इसमें बात करेंगे तो ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सरफेस और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये L होगा. So this will give you the value of shearing strain theta is equal to delta L by L. Now, thus the shearing strain is also defined as ratio of displacement of a surface under tangential force to the perpendicular distance of the displaced surface from the fixed surface. So this is shearing strain theta is equal to delta L by L. अब इलास्टिक लिमिट जो डिफाइन करेंगे, इलास्टिक लिमिट इज द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड the body regain its original form completely, and beyond which if deforming force is increased the body loses its property of elasticity and gets permanently deformed. तो इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जहां तक अगर हम डिफॉर्म करेंगे तो वापस बॉडी अपना शेप ले लेगा डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पे, और अगर इलास्टिक लिमिट से ज्यादा अगर हम लोग डिफॉर्म कर दिए तो वहां पे अगर डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करेंगे तो वापस अपना शेप नहीं रिगेन करेगा, परमानेंटली उसका जो शेप है डिफॉर्म्ड हो जाएगा. तो दिस इज व्हाट इज इलास्टिक लिमिट मींस. सो इलास्टिक लिमिट इज द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना, बियॉन्ड विच यू कैन नॉट फर्दर डिफॉर्म इट, up to which if deforming force is removed the body regain its original form completely. And so वो लिमिट जहां तक कि अगर हम डिफॉर्म करके छोड़ें तो बॉडी अपना शेप रीगेन कर ले, साइज रीगेन कर ले, एंड बियॉन्ड विच इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज इंक्रीज the body loses its property of elasticity and gets permanently deformed. और उसके बियॉन्ड अगर फर्दर हम लोग उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा. ठीक है ना. Elastic limit is the property of a body whereas elasticity is the property of material. तो इलास्टिक लिमिट उस बॉडी का प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है. Now Hooke's law states that from the experimental study made by Hooke in connection with the extension produced in the wire and load applied, he formulated a law known as Hooke's law. Okay? So this is there in syllabus CBSE walo. Now Hooke's law states that the extension produced in the wire is directly proportional to the load applied within elastic limit. So elastic limit के अंदर extension produced in the wire is directly proportional to the load applied. So delta L is directly proportional to the weight which we are applying on. Within elastic limit, the stress developed is directly proportional to strain produced. So elastic limit के अंदर stress is directly proportional to strain. ठीक है. So stress developed is directly proportional to the strain produced in the body. So इसका मतलब क्या हो गया, stress is equal to some constant K into strain और stress by strain is equal to constant. अब modulus of elasticity, so according to Hooke's law, within elastic limit stress is proportional to strain or stress is equal to E times strain where E is the constant of proportionality. So E is constant of proportionality. Okay. So stress by strain is equal to E, which is a constant,
So where E is known as coefficient of elasticity or modulus of elasticity of a body which is independent of magnitude of stress and strain but depends upon the nature of material of the body and the manner in which the body is deformed. तो दो चीज पे डिपेंड कर रहा है ना. So modulus of elasticity या coefficient of elasticity है, तो it is independent of magnitude of stress and strain. Stress और strain पे dependent नहीं है, but depends upon the nature of material. So ये जो modulus of elasticity है nature of material पे depend करेगा. So nature of material of the body and the manner in which the body is deformed. किस तरीके से हम लोगों ने deform किया, इन दो चीजों पे modulus of elasticity depend करता है. Thus, modulus of elasticity or coefficient of elasticity of a body is defined as the ratio of stress to the corresponding strain produced within the elastic limit. तो जब हम लोग कह रहे हैं stress is equal to E times strain, तो stress by strain is a constant, right? जिसको हम लोग modulus of elasticity कहते हैं. So stress upon strain is equal to modulus of elasticity. So stress by strain, stress है हमारा F by A, strain है हमारा delta L by L. Delta L by L basically ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है क्योंकि दोनों तरफ लेंथ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लेंथ है. F by A जो है, जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही होगा ml minus 1 T minus 2. So dimensional formula for modulus of elasticity is ml minus 1 T minus 2. Now types of modulus of elasticity. So for a given material, there can be different types of modulus of elasticity depending upon the type of stress applied and the resulting strain produced. So किसी भी given material के लिए different types of modulus of elasticity होता है. Depends upon types of stress applied and the resulting strain produced. So according to three types of strain, there are three types of modulus of elasticity as described below. So Young's modulus of elasticity, that is Y. So it is defined as the ratio of normal stress to the longitudinal strain within the elastic limit. Thus, ये जो F है, normal stress by longitudinal strain. So modulus of elasticity, F नहीं Y होगा यहाँ पे. So Y is equal to normal stress by longitudinal strain. Right. So consider a metal wire AB. So consider a metal wire AB of length L, radius R, and of uniform area of cross section A. तो इसका length L है ना, और radius इसका R है, और area of cross section small a. Let it be suspended from a rigid support at A. मान लो इसको हम लोग किसी rigid support से हम लोग लटका देते हैं. Now let a normal force F be applied at its free end B and let its length increases by delta M. मान लो हम लोग एक force लगा रहे हैं F, है ना, और इसमें increase in length delta L हो रहा है. Then longitudinal strain is given by delta L by L. Longitudinal strain is given by delta L by L. दूसरा, normal stress is equal to F upon A. So the normal stress is equal to F upon A or F by pi r square. So area यहाँ पे क्या है, जो pi r square के बराबर होगा अगर रेडियस इसका r है, तो F divided by pi r square. So ये हमारा normal stress हो गया. अब Young's modulus क्या कहता है, normal stress by strain.
तो स्ट्रेस है F बाय पाई आर स्क्वायर, स्ट्रेन है डेल्टा एल बाय, सो दिस इज FL डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर into delta L. Now the unit of Young's modulus of elasticity in SI is Newton per meter square, ठीक है, और पास्कल, so Newton per meter square or Pascal, and in CGS dyne per centimeter square. Now its directional formula is ml minus 1 t minus 2, and Young's modulus is involved in solids only. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now if you see this question, a steel wire of length 4 meter and diameter 5 mm so length L is equal to 4 meter, diameter D is equal to 4 mm, sorry 5 mm. So stressed by 5 kg weight, हम लोग जो force लगा रहे हैं, this is 5 kg weight. Find the increase in its length, delta L निकालना है, the Young's modulus is this much. So increase in length delta L निकालना है और y का वैल्यू दे रखा है. So देखो Young's modulus is F by A divided by delta L by L. अब इसको हम लोग लिख सकते हैं F into L by A delta L. So जो फोर्स है 5 kg वेट है, इसको हम लोग डाइन्स में अगर कन्वर्ट करेंगे, केजी को पहले तो ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो 5000 हो गया, और उसको डाइन्स में कन्वर्ट करना है, डाइन्स, सो दिस विल बी 5000 into 980, ये फोर्स का वैल्यू हो गया, इनटू लेंथ L जो दे रखा है 4 मीटर है, एंड देन उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हम लोग CGS यूनिट में निकालना है आंसर यहाँ पे, क्योंकि यंग्स मॉडुलस भी CGS यूनिट में दिया हुआ है. F into L और A डेल्टा L, इंक्रीज इन लेंथ निकालना है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायमीटर 5 mm है, सो रेडियस, so this will be 3.14 into 2.5 into 10 to the power minus 3 whole square. So Young's modulus y is equal to, हम लोग को दे रखा है 2.4 into 10 to the power 12 is equal to 5000 into 980 into 400 divided by delta L 3.14 2.5 into 10 to the power minus 3 का होल स्क्वायर. सारे वैल्यूज पुट कर लो और डेल्टा L का वैल्यू निकालोगे. So delta L is given as 0.0041 सेंटीमीटर. So डेल्टा L इधर ले आओगे और बाकी इसको भी ले जाके इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई. क्लियर बच्चों? Yes, sir. हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन 25 mm स्क्वायर stressed by the same amount as copper wire of length 3 meter and cross sectional area 32 millimeter square under a given load. Find the ratio of the Young's modulus of steel to that of copper. तो हमें पता है Young's modulus Y is equal to FL by A delta L. So ये यहाँ पे कह रहा है ये पहला y1 हो गया अंडर अ गिवन लोड दोनों में लोड सेम है तो फोर्स तो सेम होगा F पहले वाले में लेंथ इसका L1 3 मीटर है तो F L1 डिवाइडेड बाय स्टील वायर सॉरी ये 4 मीटर है ये 3 मीटर है ये 25 mm स्क्वायर ये 32 तो 25 into 10 to the power minus 3 into delta L1 उसी तरह y2 is equal to FL2 32 into 10 to the power minus 3 into delta L2 अब यहाँ पे y1 divided by y2 is equal to f into 4 L1 का वैल्यू 4 है so f into 4 divided by 25 into 10 to the power अच्छा ये -6 होगा बच्चों मिलीमीटर स्क्वायर है ना so 25 into 10 to the power -6 और डेल्टा L1 दोनों को सेम अमाउंट से हमने स्ट्रेच किया तो डेल्टा L1 डेल्टा L2 सेम डिवाइडेड बाय F into L2 L2 is 3 meter divided by 32 into 10 to the power -6 delta L2 delta L1 delta L2 सेम है ठीक है और 10 to the power -6 भी कैंसिल हो गया F भी कैंसिल हो गया so this is 32 into 4 तो 128 हो जाएगा divided by 3 into 25 75 128 by 75 so this is 1.7 so y1 upon y2 is equal to 1.7 क्लियर है बच्चों Yes, sir. So next class we'll finish this bulk modulus of elasticity अब इसके आगे है ना यंग्स मॉडुलस हम लोगों ने कर लिया है ठीक है अब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप थोड़ा सा है बस इतना सही पॉइजन्स रेशियो और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वगैरह है तो पॉइजन्स रेशियो और इलास्टिक एनर्जी तो सीबीएसई वालों को नहीं पढ़ना है आप लोग बाकी लोगों को पढ़ना पॉइजन्स रेशियो लेकिन तुम लोग को वहां पे पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाएगा तो एक बार तो अच्छे से पढ़ ही लेना एग्जाम के लिए तो जो पूछा जाएगा वो तैयारी कर लोगे
चलो, we'll stop here for the day.